सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन सुबह में प्रश्न कुंडली पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग भौतिक वस्तु का विवाद, यूं समझ लीजिए कि कोई भी वस्तु हो सकता है। जमीन भी भौतिक वस्तु ही है। सुख, जो चीज हमें सुख देता है और जिसको हम खरीदते हैं, उसको हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। और यहाँ पर भौतिक वस्तु विवाद का मतलब यह है कि अगर किसी भी वस्तु के लिए जो हमें सुख देने वाला है, जो पैसे से लिए दिए जा सकते हैं, उसमें अगर विवाद हो रहा हो तो लाभ होगा या हानि, इसी विषय वस्तु पर आज की कक्षा होने वाली है। हम दीपक शर्मा जी को भी बोल रहे हैं कि वह भी अपना माइक खोल कर रखे, प्रत्युत्तर साथ में देते चले। जिस प्रकार कल शाम की लघु पराश्री की कक्षा में आपने दीपक शर्मा जी ने किया था, ठीक उसी प्रकार का दायित्व अभी आपको निभाना है। हमारे द्वारा प्रतिदिन कक्षा आयोजित की जाती है। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहता है तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकता है। तो सबसे पहले, जब बात विवाद की हो, आपसी विवाद की हो, चाहे किसी भी प्रकार की विवाद हो, लड़ाई हो, मुकदमा हो, तो वहां पे जब भी प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है तो उसके मन में रहता है कि हमारी विजय होगी या नहीं, जो हमारा शत्रु है उससे हम आगे निकल पाएंगे या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले भाव का चयन करना होता है कि कौन सा भाव मेरा है, कौन सा भाव किसका है। तो दो शब्द आते हैं इसमें, एक वादी शब्द आता है और एक प्रतिवादी शब्द आता है। वादी और दूसरा शब्द प्रतिवादी। दीपक शर्मा जी, आप इन दोनों शब्दों के बारे में कुछ अपना प्रतिक्रिया दे कि वादी किसे कहते हैं, प्रतिवादी किसे कहते हैं। दीपक शर्मा जी। गुरुजी, जो केस लड़ेगा वो वादी है, जिसके खिलाफ लड़ेगा वो प्रतिवादी। यानी कि जो हमारा शत्रु हुआ वह प्रतिवादी हुआ, स्पष्ट शब्दों में। जी। चलिए ठीक है। हम सभी जानते हैं कि लग्न जो होता है, लग्न भाव सदैव प्रश्नकर्ता के लिए होता है, तो हम लोग इसे वादी कहेंगे। और ठीक सामने वाला, हम लोगों ने यह पूर्व की कक्षा में पढ़ा है कि सातवां भाव सदैव शत्रु भाव होता है। इसीलिए तो अक्सर पति पत्नी में लड़ाई होती रहती है। अधिकांशतः मनमुटाव हल्का फुल्का कभी कभी हो ही जाता है। और यह हम लोग ऐसे कहते हैं कि लग्न भाव में जो राशि पड़ी हुई होती है उसके ठीक सामने जो राशि होती है वह शत्रु वाली हो स्थिति हो जाती है। तत्कालिक शत्रुता मित्रता में भी जो यहाँ पे बैठा हुआ हो जो ग्रह और यहाँ पे बैठा हुआ हो जो ग्रह, आपस में शत्रु ही होते हैं। तो यह दोनों भाव परस्पर शत्रु भाव होते हैं। तो लग्न भाव वादी का हुआ एवं सप्तम भाव प्रतिवादी का होता है, ऐसा पुस्तकों में बतलाया गया है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो लग्न के बल को देखना चाहिए, सप्तम भाव के बल को देखना चाहिए सबसे पहले। और फिर अपने जय एवं पराजय के बारे में सोचना चाहिए। तो प्रथम दृष्टया यहाँ पर देखा जाए,
हम लोग यहाँ पर नवमांश कुंडली भी बना सकते हैं, इसलिए हमने सभी ग्रहों का अंश यहाँ पर लिखा है। जब आवश्यकता पड़ेगी हम लोग नवमांश कुंडली भी बना लेंगे, या बना ही लेते हैं, कम से कम नवमांश के लग्न का निर्धारण कर लेते हैं कि नवमांश का लग्न क्या है। तो यहाँ पर कर्क राशि का लग्न है और लग्न का अंश कितना है 26। यह क्यों किस नवमांश में गया, तो यह 8वें नवमांश में गया। कर्क का 8वां नवमांश क्या होता है, तो 9 3 27 और 8, 27 और 8 कितना होता है 33। 35, 27 और 8 35। 35। 35। 35 में हम 12 के गुणक को कम करेंगे तो 11 बच जाएगा। यानी कि लग्न का नवमांश का लग्न कुंभ लग्न हुआ, यह हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लग्न के बल को देखें कि लग्न पर का क्या बल है। तो लग्न पर पड़ने वाले दृष्टि को पहले देख लेते हैं। लग्न पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि राहु देव शुभ भाव में एवं शुभग्रह की राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए राहु की 5वीं दृष्टि हम लोग मान सकते हैं। तो लग्न पर राहु की दृष्टि है, व्यक्ति भ्रमित हो रहा है प्रथम दृष्टया। दूसरा, और किसी भी ग्रह की दृष्टि देख ले तो मंगल की दृष्टि नहीं है, गुरु की नहीं है, शुक्र की नहीं है, सूर्य की नहीं है, बुध की नहीं है, केतु की नहीं है, किसी की नहीं है। उसके बाद में हम लोग जब जिस भाव के बल का विचार करते हैं उससे केंद्र में देखते हैं कोई ग्रह है या नहीं है, शुभ ग्रह है या पाप ग्रह है। तो प्रथम दृष्टिया यहाँ पर ना ही शुभ ग्रह है ना पाप ग्रह है। अगर शुभ ग्रह होते हैं तो अच्छी बात होती है, पाप ग्रह होता है तो उतना अच्छा नहीं माना जाता। यदि कोई ग्रह ही ना हो तो वह स्थितियां सामान्य कही जाती है, यानी कि न हमारे फेवर में जा रहा है ना ही हमारे विरोध में जा रहा है। लेकिन यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ने से प्रश्नकर्ता स्वयं दिग्भ्रमित हो रहा है। इसके बाद में दृष्टि भी पड़ी, एवं इस भाव से त्रिकोण में भी बुद्धि देने वाला कौन है, तो बुद्धि देने वाला कोई नहीं है। यानी कि पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, इसलिए कोई नहीं दे रहा है। यहाँ पर बैठे हुए ग्रह की बात करते हैं, यहाँ पर अभी पढ़ने वाली दृष्टियों की बात नहीं है। उसके बाद में व्यक्ति को आगे मार्गदर्शन करने वाला कौन व्यक्ति है, तो जो ज्ञान दे रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है, वहां पे राहु देव बैठे हुए हैं। तो जो ज्ञान भी इनको दे रहा है वह खुद उसके दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि हम क्या बोले ना बोले, उस प्रकार की स्थिति हो रही है। तो 2 3 बातें यहाँ पर स्पष्ट हुई। यहाँ पर इनके कुटुंबी जन चाहते हैं अंतरात्मा से कि लग्न को फायदा हो, यानी कि व्यक्ति को फायदा हो। इनके मन की इच्छाएं भी प्रबल है, उसके कई कारण हैं। गुरुदेव को देखा जाए, गुरुदेव 11वें भाव में बलवान माने जाते हैं, सबसे ज्यादा बलवान 11वें भाव में माने जाते हैं अगर अच्छी स्थिति में हो तो गुरुदेव यहाँ पर देखा जाए 2 नंबर की राशि में है, शत्रु राशि में है, परंतु गुरुदेव का अंशात्मक मान 23 24 है। 23 24 का मतलब हुआ कि यह 8वें नवमांश में यह भी है, तो वृषभ राशि का 8वां नवमांश, तो 9 8 17, 17 में 12 कम हुआ तो क्या हो गया 6। नहीं, यह 23 24 है तो किस नवमांश में, 7 8वें नवमांश में हो गए ना, तो 9 8 17, 9 8 17, 17 में 12 गया 5, यानी कि देव गुरु बृहस्पति सिंह राशि के नवमांश में है। कम से कम अच्छी स्थिति है। इनके सब कुटुंबी जन भी चाहते हैं गुरुदेव गुरु बृहस्पति अपने मित्र की राशि में है, ठीक है, इसलिए इनकी इच्छा तो प्रबल है। मंगल का नवमांश देख लेते हैं कि मंगल किस स्थिति में है, क्योंकि वो कारक ग्रह बना हुआ है लग्न के लिए। लग्न तो मंगल को देखना आवश्यक है। मंगल का अंशात्मक मान 26 38 है, 9वें नवमांश में है ये।
तो मंगल देव कहाँ चले गए? नहीं, 26-40 तक होता है ना, 8वां नवमांश। तो 26, यह तो मंगल देव 38 में ही है। आठवें नौ तो में यह है। यह भी सिंह राशि में होगा, यह भी मित्र के ही राशि में है। ठीक है, इच्छा इनकी प्रबल है। यह तो हम लोगों ने देखा, लग्न की परिभाषा भी हम लोगों ने किया कि व्यक्ति क्या है, तो व्यक्ति को कोई मदद करने वाला नहीं है, व्यक्ति खुद अपने आप में भी भ्रमित है, एवं जो इस व्यक्ति को जो सुझाव भी दे रहा है उसे भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे न करे। कभी कुछ सुझाव दे देता है, कभी कुछ सुझाव दे देता है, या इनके मन में भी बार बार जो फैसला होता है उस पर वह टिक नहीं पाते हैं समस्याओं के कारण। जिसके पास में अत्यधिक समस्या होता है वह अपने आप को दिग्भ्रमित होता ही है, विचलित होता ही है, और विचलित होने में यह थोड़ा सा प्रभाव राहुदेव बढ़ा भी दे रहे हैं। और राहुदेव चंद्रमा को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। यह स्थिति है। अब इसके बाद में सप्तमेश जो क्या है, सप्तमेश शत्रु है, शत्रु को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ लग्नेश को भी देखा जाए तो लग्नेश स्वयं अष्टम भाव में बना हुआ है, शत्रु के साथ में है। तो लग्नेश का अष्टम भाव में जाना आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है कि अच्छी स्थिति नहीं होती है। तो लग्नेश कमजोर हो गया। अब सप्तम भाव को हम लोग पहले विचार कर लेते हैं कि सप्तम भाव कैसा है। तो सप्तम भाव के स्वामी अपने भाव से एक भाव आगे हैं, एवं स्वराशि के हैं, एवं अपने मूल त्रिकोण राशि के हैं, भाव के अनुसार बली अवस्था में है। 8वें भाव के शनि मजबूत माने जाते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट सी बातें हो गई कि सप्तमेश मजबूत है। भाव पर पड़ने वाली दृष्टियों की बात कर ले कि क्या है, तो गुरुदेव की, हाँ, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। यानी कि इनके शत्रु के पास में दिमाग भी काफी चल रहा है, इस जो ज्ञान भी दे रहा है सकारात्मक बचने उचने का दिमाग दे रहा है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। क्योंकि देव गुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, केतु देव ज्ञान के शिखर हैं, दोनों की दृष्टि पड़ रही है। एवं शनि पर किसकी किसकी दृष्टि है? शनि पर दो मित्र ग्रहों की दृष्टि है। यहाँ पर बुध अस्त नहीं है, बुध का अंशात्मक मान देखें तो 1 है, शुक्र का अंशात्मक मान देखें तो 25 है, एवं सूर्य का अंशात्मक मान देखें तो 4 18 है। शुक्र एवं बुध दोनों में कोई अस्त नहीं है। तो दोनों शुक्रदेव शुभाग्रह हैं, परंतु हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है कि देव गुरु बृहस्पति उदार स्वभाव के होते हैं, एवं शुक्रदेव थोड़ा स्वार्थी विचार के होते हैं। और बुध जब किसी भी पापाग्रह के साथ, यानी कि जिस स्वभाव वालों के साथ में होता है वैसा हो जाता है। और शनिदेव भी पापाग्रह है, तो जो पापाग्रह होता है उनमें थोड़ी स्वार्थपना होती है, जो शुभाग्रह होता है उनमें उदारवादिता थोड़ी होती है। तो उस प्रकार के गुण प्रतिवादी में, यानी कि शत्रु में देखने को मिल रहा है। और शत्रु को क्या कर रहे हैं? तो शत्रु को मदद भी कर रहे हैं ये। यही लग्नेश पर पड़ने वाली दृष्टि तो दो तो शत्रु की ही दृष्टि पड़ रही है, शत्रु के साथ में है। लग्नेश की ऐसे सप्तमेश की देखें तो अपने स्वराशि का होकर के ये मित्र से दृष्ट है। तो प्रथम दृष्टिया लग्नेश मजबूत हुआ या सप्तमेश मजबूत हुआ? सप्तमेश मजबूत हुआ गुरु जी। गुरु और जी सप्तमेश सप्तमेश पर को जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है वो क्या फल देगी? क्या? गुरु की दृष्टि नीच पड़ रही है गुरु जी सप्तम भाव पर। हाँ, तो नीच दृष्टि पड़ रही है तो कुटिल बुद्धि देगा। दृष्टि कुटिल बुद्धि, अगर उच्च की दृष्टि अगर होगा तो शुभ दृष्टि शुभ बुद्धि देगा, अच्छा बुद्धि देगा। यहाँ पर तो तो ये नीच और खराब अच्छी फल होगी गुरु, एवं ये तो गुरु जी और अच्छी अच्छा होगा उसके लिए तो ये, क्योंकि उसको कुटिल बुद्धि मिल रही है। हाँ, हाँ, अच्छा हो गया। देखिए, प्रश्न के आधार पर फल, ग्रहों की दृष्टि का फल मजबूत होता चला जाता है। प्रश्न के आधार पर तो कुटिलता बुद्धि आ गई। एवं
हाँ, यह कमजोर है, आत्मबल से कमजोर हो रहा है, वह बात अलग है। अगर यहीं पे कर्क राशि होती, गुरु की दृष्टि पड़ता, तो इसके पास में आत्मबल काफी होता, मजबूत होता, लेकिन यह न्याय के साथ चलने वाला होता, तुरंत अपनी गलतियों को स्वीकार करता या वास्तविकता को कबूल करता, और फिर विवाद उतनी नहीं बढ़ती। अब आप अंतर समझ गए कि उच्च राशि की दृष्टि एवं नीच राशि की दृष्टि में क्या अंतर है। जी गुरु जी। इसके बाद में अब हम लोग आते हैं, तो प्रथम दृष्टिया तो हम लोग लग्नेश एवं सप्तमेश से समझ गए कि कौन सा मजबूत है, कौन खराब है, कौन मजबूत है ना। जी गुरु जी। आगे बढ़ा जाए। जी गुरु जी। जी गुरु जी। यदि यदि लग्नेश चर राशि में हो, यदि लग्नेश चर राशि में हो, जी, या सप्तमेश चर राशि में हो, जो यहाँ पर सूत्र लागू नहीं हो रहा है। लग्नेश अगर चर राशि में होता है तो यह प्रश्नकर्ता की हार हो जाती है। यदि सप्तमेश चर राशि में होता है तो विरोधी की हार होती है, परंतु दोनों ही स्थिर राशि में है, दोनों में कोई हार मानने वाला नहीं है। जब स्थिर राशि में हो दोनों ही, जो स्थिर राशि में हो वह हार जल्दी मानना नहीं चाहता। तो यहाँ पर क्या स्पष्ट हुआ कि प्रश्नकर्ता हार मानेगा या कौन सा हार मानेगा, कोई हार नहीं, मानने दोनों वाला, दोनों जिद्दी हो गए गुरु जी। दोनों ही जिद्दी हो गए। अब इस जिद्दी पन्ना का आखिरी निर्णय कहाँ से होगा, तो इनके नवमांश से होगा कि शनि का अंश कितना है। तो शनि का अंश 23-16 है, यानी कि ये 7वें नवमांश में है, तो 11 नंबर राशि के 7वां नवमांश 10 नवा 90 7 97। तो यह 97 कौन सी राशि हो गई नवमांश में, 12 8 96 एक हुआ, यानी कि मकर राशि मेष राशि में। तो यह मेष राशि चर राशि होता है, यह बदलना चाहता है, लेकिन अंतिम क्षण तक बदलने का प्रयास करेगा। जब तक यह नहीं होता है कि हाँ भाई टिके रहो टिके रहो टिके रहो, अंतिम क्षण तक कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ लाभ देकर ही हम हार मानेंगे, लाभ लेकर ही हार मानेंगे। नहीं होता है, कितना व्यक्ति के अंदर मन में रहता है कि हम अपना बदल जाएंगे, लेकिन वह 10 व्यक्ति के सामने में यदि जल्दी कबूल नहीं करता। ऐसी भावनाएं सभी व्यक्ति के मन में कभी कभी आती है नहीं आती है। आती हैं गुरु जी। तो गुरु जी यहाँ तो नीच तो के हो गए ना मेष राशि में जाके। हाँ, नीच राशि में चले गए शनि, तो और अत्यधिक कुटिलता हो गई ना। नीच राशि का मतलब कुटिलता, तो और हो गया, बदलना चाह रहा है व्यक्ति, लेकिन अंत तक अंदर से चाहता है कि हाँ यह सभी बातें होगी तो चलो भाई सिलेंडर कर जाएंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, क्योंकि दिख रहा है नहीं करेंगे। और अंत में स्थितियां कह रही है कि अंतिम प्रक्रिया में बदलने की संभावना। अब चंद्रमा को देख लें कि चंद्रमा किस राशि में है। तो चंद्रमा यहाँ पर 22 डिग्री का है, 7वें नवमांश में यह भी है। तो यह भी व्यक्ति वही स्थिति में है कि लगे रहो, अंतिम क्षण तक शायद कुछ लाभ मिल जाए। दोनों के ही मन में यही बातें हैं, लेकिन दोनों अपनी बातों को स्वीकार नहीं करना चाहता। यह वाली बातें हो गई। इसके बाद में यदि लग्नेश लग्न से 12वें भाव में स्थित हो तो प्रश्नकर्ता हार जाता है। लग्नेश 12वें भाव में यहाँ नहीं है, इसलिए प्रश्नकर्ता के हार नहीं होने की संभावनाएं है। यदि सप्तमेश, यही सूत्र, यदि सप्तमेश 6ठे भाव में होता है तो सामने वाला व्यक्ति हार जाता है। तो यह भी हारने वाली परिस्थिति में नहीं है। दोनों, यह मन कहता है कि हार जाएंगे हार जाएंगे हार जाएंगे, लेकिन दोनों में किसी का मन भी नहीं कह रहा है कि मैं हार जाऊंगा।
इसके बाद में यदि क्रूर ग्रह कौन कौन होते हैं? सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। तो यदि क्रूर ग्रह लग्न में हो तो यहां पर लग्न में कोई ग्रह ही नहीं है, यानी कि पापग्रह लग्न में हो तो प्रश्नकर्ता जीत जाता है, या सप्तम भाव में पापग्रह की स्थिति बनती हो तो सप्तमेश विजय गुरु जी। प्रतियोगी सप्तमेश। जीतेगा। सामने वाला जीत जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह स्थिति नहीं बन रही है, दोनों में कोई नहीं। लग्न एवं सप्तम भाव यदि दोनों में पापग्रह हो तो विवाद लंबे दिन तक चलता है। तो यहाँ पर स्थिति नहीं बन रही है, न लग्न में पापग्रह है और ना ही सप्तम भाव में पापग्रह है। यह सूत्र यहाँ पर लागू चंद्र नहीं है। कुंडली से बन रही है। चंद्र कुंडली से बन रही है, तो चंद्र कुंडली से तो यहाँ भी पापग्रह है, सूर्य के साथ में बुध है, शुक्र भी है, तो स्वार्थी ग्रह है। तो सप्तम भाव में भी पापग्रह हो गए, लग्न में भी शनि है, यह भी पापग्रह हो गए, तो लंबे दिनों तक चलेगी। यह वाली बातें ही। और अब दोनों इसके स्थिर बाद में लग्न में है तो लंबा चलेगा। लंबा चलने की संभावना। चलिए, अच्छी बात हो गई। अब इसके बाद में और आगे हम लोग दो चार सूत्र को लगाते हैं। प्रश्न कुंडली के नवम भाव से दूसरा, नवम भाव होता है ज्ञान देने वाले का, और नवम भाव से दूसरा कौन हो गया? उसके सहयोगी, उसके मित्रजन हुए। यदि नवम भाव से दूसरे भाव में एवं तीसरे भाव से दूसरे भाव में हम दोनों की स्थितियों को देखते हैं कि दोनों पर शुभता की प्रभाव कैसा है, तो यहां पर देखा जाए, नवम भाव से दूसरे भाव में मेष राशि पड़ी हुई है, इसके स्वामी पापग्रह हैं, परंतु यह शुभ हो गए हैं। यहाँ पर इनकी दोनों ही राशियां अच्छे भावों में हैं, यहाँ पर योग कारक बन गए, योग कारक ग्रह होकर के हैं ये, और अपने भाव से दूसरे भाव में है, यानी कि 11वें भाव में हो गए, और 11वें भाव के सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मंगल के 11वें भाव का फलादेश नहीं करेंगे, यह समझ लिए कि हाँ, दसम भाव के स्वामी शुभ ग्रह हैं। एवं चौथा भाव जो शत्रु, जो प्रतिवादी है, उसका भाग्य यह हो गया, भाग्य भाव हुआ, उसके गुरुजनों का भाव हुआ। तो यहाँ पर इसके गुरुजन केतु हो गए। केतु मोक्ष के कारक होते हैं, यानी कि अंतिम ज्ञान के कारक हैं, और अंतिम ज्ञान सकारात्मक होता है, तो कम से कम इसको ज्ञान देने वाले भी थोड़े अच्छे हो गए। एवं उससे आगे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे शुक्र की राशि है, अपनी शुभता भूल गए, पापत्व गुण आ गया, एवं अपने भाव से 11वें भाव में आ गए। तो यहाँ पर प्रथम दृष्टिया अगर हम लोग दसम भाव को उदाहरण लें या चौथे भाव को लें, तो दोनों में कौन सा भाव अच्छा हुआ? दसम भाव, दसम भाव अच्छा हुआ। नहीं ना, केवल दसम भाव कैसे अच्छा हो गया? दसम भाव के स्वामी ठीक हैं, दसम का सुहागरा हैं। स्वामी 11वें इच्छा पूर्ति भाव में, और तो पंचम भाव नहीं ना, वहां में सुन, आप प्रश्न को नहीं समझे, किस विषय वस्तु से यह सोचा जा रहा है उसको समझे। यह लग्न के लिए हम लोग नहीं देख रहे हैं, यह देख रहे हैं नवम भाव साध से दूसरा,
यानी कि यह जो आपको ज्ञान देने वाले हैं, जो ज्ञान देते हैं, उससे दूसरा यानी कि ज्ञान देने वाले का माहौल हो गया ये। तो ज्ञान जो हम इन्हें दे रहा है, प्रश्नकर्ता को दे रहा है, उसका माहौल यह हो गया। तो यह माहौल में यह क्या हो गए, एक तो उदारवादी ग्रह के साथ में दूसरे शुभाग्रह हो गए मंगल। तो इनको जो भी ज्ञान दे रहा है या ज्ञान देने वाले के भी सहयोगी जो है वह भी बड़े अच्छे आदमी लोग हैं, स्वभाव से ठीक ठाक हैं। लेकिन इनका क्या स्थिति हुआ, इनको ज्ञान देने वाले केतु देव हो गए। तो केतु देव अंतिम ज्ञान के कारक हैं और अंतिम ज्ञान बड़े ही सच्ची ज्ञान होती है। तो ज्ञान देने वाले भी अच्छे हो गए, एवं इस व्यक्ति को ज्ञान देने वाला जो माहौल बन रहा है वह भी क्या है, तीनों पापग्रह हैं यहाँ पर। शुक्रदेव तो खैर पापग्रह नहीं है, लेकिन पाप गुण तो आ गया ना, शुभ भूल गए, पाप बढ़ गया, यानी कि ये भी पापग्रह हो गए। सूर्यदेव वैसे भी क्रूर ग्रह हैं, सत्ता के लिए विच्छेद करवा देते हैं। बुधदेव भी साथ में है, तो सभी पापग्रह हो गए। तो यहाँ पर अब इसे जो देंगे, बुद्धि ज्ञान देंगे, तो इनको देंगे तो सब कुछ देंगे, लेकिन स्वार्थ भरा हुआ होगा। तो स्वार्थ के साथ में अपने केवल फायदे के लिए सोचने वाली बात हो जाएगी। तो फिर मजबूत कौन सा हुआ, चौथा भाव मजबूत हो गया। क्योंकि विरोधी किस प्रकार सोचता है कि उसका फल, उसको फल मजबूती मिलेगी। बात शायद आप लोग नहीं स्पष्ट समझ रहे हैं। पाप प्रभाव से भी मजबूत हो गए। मजबूत समय हो गुरु जी। गया। और वैसे भी इसमें शुक्र देव में इसके चौथे भाव के स्वामी तो शुक्र देव वैसे भी स्वार्थी होते हैं गुरु जी। हाँ, तो इसमें स्वार्थीपना भर गया, यानी कि यह चौथा भाव मजबूत हो गया। और यह सामने वाला क्या हो गया, सामने वाला जो है या ये हो गया, यानी कि यूं समझ लीजिए कि दशम का, सप्तम का कर्म भाव यह हो गया और लग्न का कर्म भाव यह हो गया कि यह प्रतिवादी के लिए क्या काम कर रहा है। और यह सप्तमेश जो है विरोधी, वह क्या कर रहा है, इस पर हो गया। यदि दसमेश लग्न में हो, यदि दशम भाव का स्वामी लग्न में हो, तो अन्य लोगों की मदद से प्रश्नकर्ता को सहायता मिलती है। तो दशमेश लग्न में नहीं है, लग्न को भी नहीं देख रहे हैं, तो अन्य लोगों से मदद मिलने की भी उम्मीद कम है। हाँ, दशमेश 11वें में है, इनके मन में बार बार उत्पन्न होगी कि हम दूसरे से मदद ले, दूसरा मदद देने के लिए भरोसा भी देता रहेगा, परंतु वह सच्चे मन से वहां पर वह काम नहीं कर पाएगा, यानी कि मदद मिलने की उम्मीद कम बनती है। अगर इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि लग्नेश का संबंध अगर दशमेश से हो जाए, तो क्या लग्नेश का संबंध दशमेश से किसी भी प्रकार से हो रहा है? 4-10 का संबंध बन रहा है। 4-10 का संबंध बनना वह केंद्रीय संबंध हुआ, ठीक है। इंद्रिय एक नहीं हुआ, 4 सुख हुआ और 10 कर्म, जितना कर्म करेंगे उतना सुख मिलेगा। हाँ, वो बात अलग। चौथे 10वें का संबंध हुआ, केंद्रीय संबंध है, ठीक है। लेकिन प्रथम दृष्टि संबंध है, राशि परिवर्तन संबंध है, नहीं नहीं है। हम लोग जरा सा अब यहाँ पर नवमांश कुंडली भी बना लेते हैं, थोड़ा कक्षा लंबी चलेगी, कोई बात नहीं है। कर्क लग्न का नवमांश हुआ था 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, जब जब जिसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब चंद्रमा किस राशि में है नवमांश में, हम लोगों ने कहाँ पाया था? तो चंद्रमा 22 है, तो यह 7वां नवमांश हुआ, 10 है 11 नंबर की राशि में। यहीं पे चंद्रमा वर्गोत्तम है और शनि भी वर्गोत्तम है, 23-16 है शनि, शनि भी वर्गोत्तम ही हो गया। इसके बाद में मंगल को देख ले, तो मंगल का अंश कितना है? 26-38 है। 26-38 कौन सा हुआ? 8वां नवमांश हुआ। तो 9, 8, 17, 9, 8, 17, 5 नंबर में यहाँ हो गया मंगल।
तो अब 5 नंबर की राशि यहाँ हो गया, 11 नंबर की राशि, चलिए अलग बात है। तो यहाँ पर नवमांश में भी मंगल एवं नवमांश में मंगल एवं चंद्रमा का राशि परिवर्तन नहीं है, कहीं से संबंध नहीं बना। परंतु अब यहाँ पर देखा जाए, सप्तमेश एवं चतुर्थेश का संबंध बन रहा है, दोनों की परस्पर दृष्टि पड़ रही है। तो यदि लग्नेश एवं दशमेश की संबंध, परस्पर दृष्टि संबंध, युति संबंध, राशि परिवर्तन संबंध, भाव परिवर्तन संबंध इत्यादि अगर होता है, तो प्रश्नकर्ता अपने मित्रों के सहायता से विजय प्राप्त करता है। यदि संबंध नहीं बनता है तो मित्रों से सहारा हटा लेनी चाहिए, व्यक्ति को अपने भरोसे अपना विवाद सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर सप्तमेश एवं चतुर्थेश यानी कि विरोधी का जो कर्म भाव है, वह कर्म भाव के स्वामी एवं सप्तमेश में परस्पर मित्रता भी है एवं परस्पर राशि, परस्पर साथ एक दूसरे को देख भी रहे हैं। तो यहाँ पर यह प्रथम दृष्टिया यह स्पष्ट होता जा रहा है कि विरोधी मजबूत है एवं विरोधी की विजय होना स्पष्ट सी दिख रही है। यदि प्रश्न लग्न में चंद्रमा एवं मंगल हो और शनि की दृष्टि हो, चंद्र मंगल युति हो, चंद्र मंगल युति बहुत ही शुभ युति मानी जाती है, लक्ष्मी प्रदायता युति होती है। यदि चंद्रमा मंगल की युति हो तो प्रश्नकर्ता का विजय होता है, परंतु उस पर अगर शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो विजय नहीं होता है। यह भी एक सूत्र है जो इस कुंडली पर लागू नहीं हो रहा है। इससे आगे चलते हैं और ही बात करते हैं। लग्नेश अगर अपने उच्च स्थिति में हो, लग्नेश अपने यदि उच्च स्थिति में हो या मित्र राशि के हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तो विजय प्राप्त होने की संभावना नहीं है। तो लग्नेश की वैसी स्थिति नहीं है। अगर सप्तमेश अपने उच्च राशि में हो, अपने मूल त्रिकोण राशि में हो, मजबूत अवस्था में हो और अपने भाव से शुभ भाव में हो, तो विरोधी की स्थिति मजबूत होती है। तो यहाँ पर प्रथम दृष्टया विरोधी की स्थिति मजबूत दिख रही है। अब इसके बाद में और भी कई सूत्र होते हैं। यदि शुक्र बुध गुरु सूर्य, कौन कौन से ग्रह, शुक्र बुध गुरु सूर्य में से कोई भी एक ग्रह अगर 11वें भाव में मजबूत स्थिति में हो तो शुक्र बुध गुरु सूर्य अगर 11वें भाव में मजबूत स्थिति में हो तो किसकी जीत होगी? प्रश्नकर्ता। नहीं, विरोधी की जीत होगी, क्योंकि यह 7वें भाव से पंचम भाव में है। यह बुद्धि प्रदान करते हैं किसको? यह लग्न को केवल इच्छा जताते हैं, लेकिन बुद्धि देते हैं सप्तम भाव को, क्योंकि सप्तम भाव से 5वां हो जाता है ना। 11वां भाव इच्छा का है, बुद्धि देने का नहीं। पंचम भाव बुद्धि देने का है। तो आपके विरोधी को बुद्धि कौन देगा? 5वां भाव, सप्तम भाव से 5वां देगा ना। हाँ जी, शत्रु के जी सर त्रिकोण। जी। देखिए, थोड़े से विषय वस्तुओं के समझ के आधार पर हम लोग थोड़ा देश कैसे किस दिशा में घूम जाता है, इन विषय वस्तुओं को सदैव हम लोगों को याद रखना चाहिए। हाँ, अगर यही
दसम भाव में अगर मजबूत स्थिति में हो जाए, कौन कौन से ग्रह, अभी हमने कहा कि शुक्र हो, बुध हो, गुरु हो या सूर्य हो, दसम भाव में अगर हो जाए मजबूत स्थिति में तो लग्न की जीत होती है, या पंचम भाव में हो जाए तो लग्न की जीत होती है, यानी कि प्रश्नकर्ता की जीत हो जाती है। अगर दसम भाव में होता है तो यह जो बुद्धि देने वाला है, इसको सप्तम भाव को, यानी कि प्रतिद्वंदी को जो बुद्धि देता है, उस भाव से यह 12वें होगा, उस भाव से 12वें हो गए तो उसको यह बुद्धि ही नहीं देंगे, इसके बुद्धि का हनन करेंगे ना। देखिए कितना, यह जो कुंडली है कितने मात्र 12 भाव है और कितने गूढ़ रहस्यों से जुड़ा हुआ है, यह हम लोगों को समझना चाहिए। अगर यहाँ पर हो गए तो इसे बुद्धि देंगे 11वें भाव, अगर दसम भाव में हो गए तो फिर इसके बुद्धि का हनन भी तो यही लोग करेंगे, और प्रश्नकर्ता का कर्म भूमि हो गया ये, तो प्रश्नकर्ता जीत जाएगा। यह बातें स्पष्ट हुई आप लोगों को? जी सर। अब इसके बाद में चलते हैं, कुछ और एक आध सूत्र पर हम लोग चर्चा करते हैं। सूत्र तो जब भी बढ़े तो बढ़ते चले जाते हैं, दिमाग में घूमते चले जाते हैं। यदि क्रूर ग्रह सप्तम भाव में स्थित हो, यदि क्रूर ग्रह सप्तम भाव में स्थित हो, हाँ इस पर तो हम लोगों ने चर्चा कर लिया है ना, लग्न में हाँ सर, एवं, इसमें तो हो गया सर, हाँ प्रतिवादी की जीत होती है। हाँ जी, यह स्पष्ट हो गया था। अब सर इसके एक बाद चीज, में, हाँ, लग्नेश यदि अष्टम भाव में स्थित हो या अष्टम भाव के स्वामी से संबंध बना ले, तो व्यक्ति को समझौता कर लेना चाहिए, अपना नुकसान हो रहा हो चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे जैसे हो। और यहाँ पे और बुरी स्थिति है लग्नेश का, लग्नेश अष्टम भाव में भी है एवं अष्टमेश से संबंध बना करके है। यहाँ पर सप्तमेश को कम समझा जाए, अष्टमेश ही ज्यादा समझा जाए, क्योंकि अष्टम भाव में शनि की राशि और मूल त्रिकोण राशि है। तो लग्नेश अष्टमेश से संबंध बनाकर अष्टम भाव में है, तो व्यक्ति को समझौता जितना जल्दी हो कर लेनी चाहिए, लाभ मिलता है उसे, लाभ होता है भविष्य में, से कम भविष्य के संकटों से उबर जाता है। ऐसा सुझाव हम लोगों को देना चाहिए। यदि सप्तमेश, यही स्थिति यदि सप्तमेश के साथ में सप्तमेश एवं चंद्रमा की युति दूसरे भाव में हो, तो विरोधी की ऐसी स्थिति होती है। तो अगर चंद्रमा एवं सप्तमेश, जो चंद्रमा एवं शनि है, यदि दूसरे भाव में होते तो प्रश्नकर्ता के लिए लाभकारी होता। यहाँ प्रश्नकर्ता के लिए क्या है, अच्छा स्थिति है? नहीं है, मतलब ये सेकंड हाउस में चंद्र शनि की युति प्रश्नकर्ता के लिए अच्छी है। नहीं गुरु, ये हाँ, प्रश्नकर्ता के लिए नुकसानदायक होगी ना, अगर दूसरे हाउस में आ गए। न न, आप लोग नहीं समझ पाए। यहाँ पर चंद्र शनि की युति से नहीं लेना है, यहाँ पर लग्नेश एवं अष्टमेश को लेना है कि यदि तो गुरु जी को लग्नेश, समझौता करना चाहिए। हाँ, यदि लग्नेश एवं अष्टमेश का संबंध कहीं भी बन जाए कुंडली में, तो समझौता कर लेनी चाहिए, चाहे नुकसान कितना भी क्यों नहीं हो रहा हो, फायदे में आदमी रहता है। और वहीं तो यहाँ पे लग्नेश एवं सप्तमेश की युति है, लेकिन किसी शुभ भाव में नहीं है, तो इसको लंबा ले जाना अच्छी बात नहीं है विवाद को। यह अष्टम भाव में है, अष्टम भाव अच्छा भाव नहीं माना जाता, खराब भाव, सब कुंडली के सबसे खराब भाव में है। विवाद जितना लंबा ज्यादा जाएगा
उतना ही नुकसान होने की संभावनाएं बनती है व्यक्ति को, प्रश्नकर्ता को। और यही यदि स्थिति सप्तमेश एवं यहाँ लग्नेश एवं किसकी, चंद्रमा, न लग्नेश एवं अष्टमेश की बात थी, तो यहाँ पर सप्तमेश एवं अष्टमेश, तो सप्तम भाव का आठवां कौन सा हो गया, दूसरा। यानी कि सप्तमेश एवं सप्तम भाव से आठवें भाव के स्वामी। अब सूत्र को स्पष्ट समझे, यही सूत्र सातवें भाव पर लगाए। कौन कौन से ग्रह बने, शायद आप लोग इस बात को नहीं समझ पाए। सर शनि और सूर्य। हाँ, अगर शनि और सूर्य की युति अगर बनती है तो यह सामने वाले के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। तो सर यहाँ दृष्टि पर संबंध शनि, बनता है। नहीं, युति की बात है, संबंध की बात नहीं। दृष्टि, हाँ, यह भी एक प्रकार का संबंध है, लेकिन वह संबंध उतना ज्यादा प्रभावी नहीं है जितना कि युति संबंध ज्यादा प्रभावी हो जाता है। दृष्टि का मतलब जब देखेंगे तभी तो हल्का फल्का नुकसान करते रहेंगे, लेकिन युति का मतलब हो जाना दोनों को एक ही जगह हो जाना, दोनों आपस में लड़ते हैं ये सर सदैव। तो यहाँ पर भी वह स्थिति दृष्टि संबंध है, परंतु उतना नुकसानदायक नहीं है जितना कि चंद्रमा शनि की युति नुकसानदायक है। दोनों संबंध अगर बन रहे हैं तो किस संबंध की प्रबलता आप लोग ज्यादा देंगे, युति वाली। युति वाली। तो लगने से ही कमजोर हुआ, यहाँ लगने से कमजोर हुआ या नहीं हुआ, कमजोर हुआ है। कमजोर हो गया। अवम भाव में शुभग्रह स्थित हो तो लगने से मजबूत, लेकिन नवम भाव में तो खुद पाप ग्रह है। दूसरे एवं 11वें भाव में शुभग्रह हो तो प्रश्नकर्ता की होने की संभावनाएं होती है, लेकिन पंचम एवं अष्टम भाव भी शुभ होने चाहिए। तो यहाँ पर 11वां भाव एवं दूसरा भाव तो ठीक है, पंचम भाव को देखा जाए तो पंचम भाव कैसा है, भाव के स्वामी से युत दृष्ट है, परंतु शनि की दृष्टि है और मजबूत शनि की दृष्टि है। और 8वें भाव में स्वयं शनि बैठे हुए हैं। अगर 11वें एवं दूसरे भाव में 11वें एवं दूसरे भाव में अगर शुभग्रह की स्थिति बने या योगकारक ग्रहों की दृष्टि युति बने किसी भी प्रकार से तो अच्छी बात है, परंतु उसके लिए 5वां एवं 8वें भाव का शुभ होना आवश्यक है। तो 5वें भाव की तो स्थिति में शुभता है, दिख रही है, परंतु शनि खराब कर रहा है। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, पढ़ रही है सर। और वह भी मजबूत शनि की दृष्टि पड़ रही है और शत्रुवत दृष्टि पड़ रही है। एक मिनट, हाँ, हेलो, नो तो काटन। तो यह स्थिति हो गई। अब हम लोगों ने काफी सूत्रों को चर्चा किया, आप लोग, अब हम रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।
आप लोग इसका निर्णय दें कि क्या हो सकता है।